So welcome guys. Today in this video we are going to talk about cleavage of bonds. तो cleavage of bonds से पहले आपको एक चीज बता दूं कि मैंने आपको जब एसिडिक कैरेक्टर की बात करवाई थी तो मैंने आपको स्ट्रक्चरल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इफेक्ट में आपको जब मैंने एसिडिटी की बताई थी बात कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा एसिडिक है और कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेसिक है, तब मतलब कम एसिडिक है, तो मैंने क्या बताया था, जब OH बॉन्ड जो होता है उसके बॉन्ड में जब ब्रेकेज होता है वो सबसे ज्यादा इजीली कहाँ पे होता है, वो चीज ज्यादा एसिडिक है। अब जो ब्रेकेज वाला फंडा है, ये चीज कभी आपके दिमाग में आया है कि ये जो बॉन्ड टूट रहा है वो किस तरह से टूट रहा है और ये टूटने के बाद O- और H+ में ही क्यों कन्वर्ट हुआ, या फिर कुछ और भी हो सकता था, कुछ भी ऐसा चीज अगर आपको दिमाग में नहीं आया तो उस चीज को दिमाग में लाने के लिए ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स वाला टॉपिक रिस्पॉन्सिबल है। तो इस टॉपिक के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि ये बॉन्ड ब्रेकेज किस तरह से होता है। आप अगर बेसिक लर्नर हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से होता है। आपने कोवेलेंट बॉन्ड तो सुना ही होगा, जो मैंने OH के बीच में आपको करवाया था, कार्बन कार्बन के बीच में होता है, HCl के बीच में भी चलो पकड़ लेते हैं। तो इन सबको क्या बोलते हैं, ये बॉन्ड्स है। नॉट ओनली दे आर बॉन्ड्स, दे आर कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये भी आपको पता है। और जब आपको ये भी पता होगा कि इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स में आप 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे हेटेरोलिटिक क्लीवेज और दूसरा पढ़ोगे होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये दोनों क्या होता है, क्लीवेज के 2 पार्ट्स होता है। तो होमोलिटिक नाम से समझ में आ रहा है, जो 2 सेम कार्बन कंपाउंड, 2 सेम एटम होंगे, उनके बीच में क्लीवेज होंगी, मतलब बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। तो 2 सेम कंपाउंड अगर हम पकड़े तो ये है 2 सेम एटम्स, कार्बन एंड कार्बन, और दीज 2 आर डिफरेंट। तो जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तब वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये 2 एटम्स जो है वो इक्वली डिवाइड होता है और एक एक कार्बन का शेयर कार्बन्स को मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार। तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स यूज टू शेयर इक्वली, इलेक्ट्रॉन्स शेयर्स इक्वली, here electrons shares unequally. Results in formation of ions. तो यहाँ पे ही आयन फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आयन जो मैंने बनाया था उस वीडियो में OH में, वो चीज क्यों बनी थी, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये दोनों सेम एटम्स नहीं है, डिफरेंट एटम्स है। तो इसमें से ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसने ज्यादा एटम्स ज्यादा खींच लिए, इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, इसलिए सारा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया और हाइड्रोजन के पास कुछ भी बचा नहीं। तो ज्यादा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण, डेफिशिएंट होने के कारण हमने हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगाया था। ठीक इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे भी देखें तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल टेक ओवर ऑल द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। ओके, यही चीज क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में कही गई है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल। तो इस चीज से आपको देखने को मिल जाएगा कि जब हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज पढ़ते हैं तो आपको हेटेरोलिटिक क्लीवेज में, होमोलिटिक क्लीवेज में, चलो मैं इसको पूरा ही मिटा देती हूँ। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स पे तो हमने बात करी है, अब हम क्लीवेज पे बात नहीं करेंगे, अब हम हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज की बात, सॉरी कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल की बात करेंगे। तो वो भी हम होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज के थ्रू समझेंगे। ये हो गया होमोलिटिक क्लीवेज, ये होगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज।
ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज में जब दो कार्बन कार्बन सेम एटम का क्लीवेज होता है, जब बॉन्ड टूटता है तब वो दो इलेक्ट्रॉन्स अच्छी तरह से शेयर करते हैं। तो जब ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन का बनने का। तो ये हो गया फ्री रेडिकल। जब इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली इक्वली शेयर होते हैं तब वो फ्री रेडिकल बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब ये इक्वली ब्रेक नहीं होते तब एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज और एक कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। हालांकि ये है सेम एटम है, तभी भी इनमें किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो किसी में कम इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इससे क्या होता है, एक में कार्बन पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और जिसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। ठीक है ना। आपको एक अगर आपको ये दोनों एनायन और कैटायन चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब कहाँ पे क्या लगाना है, कैटायन पॉजिटिव में लगाना है नेगेटिव में लगाना है, तो आपको ये बता दूं, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, मतलब पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज मतलब ज्यादा होनी चाहिए, हमको ज्यादा और पॉजिटिव चीजें करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये वाला वर्ड लगा दिया CATION। यहाँ पे कितना लेटर है, 6 लेटर है, और यहाँ पे एनायन में 5 लेटर है। तो आप 6 लेटर वाला पॉजिटिव चार्ज में लगा देना। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो केमिस्ट्री में। तो ये तो जस्ट ट्रिक हो गया। तो यहाँ पे दो चीज का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन का। अच्छा, ये चीज भी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देख ली। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसी चीज से रिलेटेड है। अच्छा, आपने ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो अपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, और आपको ये चीज भी पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। क्या आपने इससे आगे भी कुछ पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से इसके एग्जाम्पल्स भी आपको समझाऊंगी। क्योंकि यह इस टॉपिक में आपसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल्स तक ही बात कर दी जाएगी। कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ ज्यादा डीपली इसका कुछ पढ़ने का कुछ मीनिंग नहीं है। जस्ट यही सेम चीज है यहाँ पे भी जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, न्यूक्लियस लविंग और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी चीज हो सकती है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज को लव करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स जो होंगे उनमें क्या चार्ज होंगे, उनमें पॉजिटिव चार्ज होंगे। अच्छा, तो इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स बताती हूँ। एक होगा NO2+, एक होगा CH3 2CH+। अच्छा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आपको दिख जाएगा ना, आप उसमें बेफिक्र इलेक्ट्रोफाइल ठोकिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एंड केमिस्ट्री इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्शंस ओनली, और मोस्टली क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही पूछा जाता है। तो इसका एक्सेप्शन आप ले लो, वो है BF3। एक्सेप्शन तो इसमें कुछ है नहीं, आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बोरोन वाला, ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन नहीं, बोरॉन। सो BF3 जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन एक्सेप्शन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये दिखने में न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर से आपको पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दैट इज वाई दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सो दैट इज वाई इट लव्स इलेक्ट्रॉन। जिसके पास जो होता नहीं है वही उसको पसंद आता है। तो इन सब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दैट्स वाई दे लव इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज की लविंग होते हैं। तो उनमें खुद में क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो उनके कुछ प्रॉपर एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो आप सबसे पहले तो साइनाइड ही ले लो, क्योंकि साइनाइड में तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता ही है। अच्छा, तो आप सबसे सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हो CH3COO-, क्योंकि अगर आप H+ निकाल दोगे इसमें से तो इसमें माइनस आ जाएंगे, और ये तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा H+ की ओर। और H+ क्या है, एक न्यूक्लियस ही है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सो न्यूक्लियस को प्यार करता है वो, तो दैट इज वाई इट विल गेट अट्रैक्टेड विद H+ एंड विल कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड। ये वाला चीज है ना। यहाँ पे भी HCN बन जाएगा, यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन के साथ, अगर प्रोटॉन के साथ अगर आप इसको जोड़ देंगे तो ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है।
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर। अब वो टॉपिक आ ही गया जो टॉपिक सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, और इस चैप्टर के उस लास्ट टॉपिक के कंप्लीशन के बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा और हम सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म, ओके, एंड सून आई विल बी पोस्टिंग दैट वीडियो। लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर फर्स्ट। तो इसमें जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिखूंगी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब आपको भी पता है मैं सबसे पहले आपसे क्या ही पूछूंगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इफेक्ट में बताया था कि 2 पॉइंट्स होता है, एक होता है सिंपल एलिफेटिक और दूसरा मैंने पढ़ाया था सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक। रेजोनेटिंग इफेक्ट में मैंने आपको कुछ और पढ़ाया था, वो था एरोमेटिक कंपाउंड्स पे, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स टाइप के साइक्लिक कंपाउंड्स टाइप की चीजें होंगी उसमें रेजोनेटिंग इफेक्ट अप्लाई होंगे, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होती है? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको समझने से पहले आपको मैं 2 चीज बताती हूँ। एक होता है एलिफेटिक, अभी बताया, जिसको हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, एंड दूसरा है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को तो आपके बुक में जस्ट ये लिखा गया कि बेंजीन एंड बेंजीन रिजेंबलिंग कंपाउंड्स। अब आप कैसे समझ सकते कि कौन सा कंपाउंड बेंजीन से रिजेंबल करता है ना। आप तो नहीं समझ सकते, तो उसी को समझने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको बुक में एक्सप्लेन किया गया है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज के चलते हम अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से एक एरोमेटिक कंपाउंड को हम डिटरमाइन करेंगे। तो सब कुछ प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए। पहले तो मैं प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कर सकते हैं, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहला तो जो प्रॉपर्टी है, ये कुछ एविडेंस के थ्रू हमको पता लगा है कि इनमें सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन की डिग्री ज्यादा होती है, मतलब दे हैव हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब ये सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड होता है। आपको भी मैंने बताया था अल्कोहल और फिनॉल में एक ही डिफरेंस है कि अनसैचुरेटेड कार्बन है फिनॉल में और अल्कोहल में नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे भी कही गई है कि इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, और एंड डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एक तो अनसैचुरेटेड होते हैं और दूसरी तरफ से ये एडिशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते। इट अंडरगोस, तो किस चीज को ये प्रेफर करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। किसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। याद रहेगा अगली बार। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें सबसे ज्यादा लो हीट, सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका सबसे ज्यादा कम होता है। हाइड्रोजनेशन ही कम नहीं होता, कंबस्टन भी कम होता है, मतलब कुछ एनर्जेटिक चीजें जो होती है उसमें कम होती है, और दैट इज वाई इनमें अनयूजुअल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो अनयूजुअल स्टेबिलिटी देखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबस्टन जो चीज होती है, वो चीज जो होती है वो ज्यादा कम होती है। तो इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो ये कही गई है कि हम किस तरह से 5 रिंग 6 रिंग और 7 रिंग वाले चीजों को भी हम किस तरह से मतलब पता कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है। और लास्ट चीज आप ये याद कर सकते हो कि वो प्लेनर है। वो मैं भी आपको बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिए प्लेनर वाले प्रॉपर्टीज पे। जस्ट ये 2 प्रॉपर्टी आप याद रखिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड बेंजीन को रिजेंबल करता है कि नहीं।
अच्छा, अब आपको बेंजीन रिजेंबलिंग कंपाउंड्स को समझने के लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, और जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा था कि बेंजीन रिजेंबलिंग में हमेशा आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको जस्ट ये बताऊंगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिटरमाइन करने का सिर्फ एक ही रूल है, जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था हकल। तो हकल ने रूल दिया था, हकल्स रूल। हकल्स रूल के थ्रू आपको पूरा पता चल जाएगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, मतलब वो बेंजीन को रिजेंबल करता है कि नहीं। आपका पूरा डाउट इस रूल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो हकल्स रूल जो होता है, उसका सबसे बड़ा चीज जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि द कंपाउंड शुड बी प्लेनर। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि उसमें रिंग हो, और जो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। प्लेनर मतलब तो ये है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। और लास्ट पॉइंट आपको 4n+2 वाला रिलेशन याद रखना है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उनमें होना चाहिए। ये चीज अगर आपको किसी में दिख गया तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना अपने आप को कि आपने एरोमेटिक कंपाउंड पता कर लिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी, उन एग्जांपल्स के थ्रू आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लूंगी, जस्ट एक बेंजीन का एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझा दूंगी, और दूसरा भी एक एग्जांपल लूंगी जो कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी। अच्छा, ये थोड़ा गंदा स्ट्रक्चर हो गया, चलो ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप मुझे बताना, ठीक है ना? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो देखो, ये जो है इसमें भी कार्बन अटैच्ड है और इसमें भी, मतलब देखो आपको मैं पहले से दिखा दूंगी कि ये रिंग है। चल, रिंग वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई, ये दोनों के दोनों कंपाउंड सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा चीज है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नहीं, दूसरा चीज चलो इसको देख लेते हैं, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू जो है इसमें 1, 2 और 3 आनी चाहिए, मतलब होल नंबर टाइप की आनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 चलेगा सब, लेकिन इसमें फ्रैक्शंस नहीं आने चाहिए। अगर n की वैल्यू में फ्रैक्शन आ गया तो वो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका एग्जाम्पल अच्छा इसमें देख लेते हैं क्या होता है। चलो तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, कुछ ये, ठीक है ना? तो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। तो ये है काइंड ऑफ पेंटागन, ये है हेक्सागन, ये है हेप्टागन, ठीक है ना? आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है, तो हेप्टागन। तो ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, हमको कार्बन गिनने नहीं है, हमको देखने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 मतलब 3 मतलब 6 है ना? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। तो 4n+2 को अगर हम इक्वेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा, तो 4n विल बी इक्वल टू 4 एंड n विल बी इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू होल नंबर पे आ रही है, तो दैट इज वाई ये वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाला चीज भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हम ये चीज भी डाल सकते हैं कि जो 1 जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अगर हम 4 को अप्लाई करके देखें, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 4n+2 में क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जब ये 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, जो कि एक फ्रैक्शन में है। तो ये चीज यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती। यहाँ पे रिंग वाला चीज जो है वो तीनों जो चीज है, तीनों स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली जो चीज है, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला स्ट्रक्चर सेटिस्फाई नहीं करता। चलो इसको हमने रिमूव कर दिया एरोमेटिक कंपाउंड से। तो यहाँ पे लास्ट वाला फीचर आ जाता है कि प्लेनर और 4n+2 में प्लेनर देखते हैं आप, कौन सा प्लेनर है। ये दोनों तो चलो सेटिस्फाई कर लिया, अब लास्ट वाला देखते हैं कि प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे देखेंगे, तो हर एक कार्बन में देखो, मैंने यहाँ पे कार्बन कार्बन क्यों बनाया, यही चीज देखने के लिए कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। तो ये कार्बन जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा प्रॉपरली बना देती हूँ क्योंकि इसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कार्बन
इस कार्बन में कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी सेम हेयर, सब जगह आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। मैंने आपको अगर नहीं समझाया हो कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते, तो आप एक सिंपल फॉर्मूला आप जस्ट देख सकते हो। अगर कोई कार्बन अगर किसी कार्बन के 4 बॉन्ड से मतलब 4 बॉन्ड्स आपको दिखते हैं खाली, मतलब अगर कोई कार्बन 4 बॉन्ड से अटैच्ड है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ, मतलब अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड्स अगर है, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखता है, या अगर कार्बन कार्बन के साथ भी अगर जस्ट सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो 4 अगर सिंगल बॉन्ड्स आपको दिखते हैं, ऐसे आप लिख ले कि 4 सिंगल बॉन्ड्स विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिंगल बॉन्ड्स विल बी sp2 hybridized, 2 single bonds will be sp hybridized। सिंगल बॉन्ड से मेरा तात्पर्य है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 है तो sp3, 3 है तो sp2, 2 है तो sp। तो यहाँ पे वही कही गई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड्स है, 1 2 और 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे सब में sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कंडीशन वैलिड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन और कार्बन में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे पूरा 4 जो बॉन्ड्स है वो सिंगल है, तो दैट इज वाई दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सारे कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और दैट इज वाई यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कंडीशन भी आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक है और ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है।